नमस्ते। भारतीय दूतावास, गांधी केंद्र, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नीदरलैंड, सरहदों के पार कवि सम्मेलन से हेमवत्स अपने कवियों, दर्शकों, श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती है। जैसा कि हमें ज्ञात है, कल गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी की जन्म जयंती थी। आज के संदर्भ में उन्हीं के द्वारा लिखी हुई ये कविता प्रार्थना से शुरू करती हूँ आज का कार्यक्रम, सरहदों के पार कवि सम्मेलन। विपदाओं से रक्षा करो, यह है न प्रार्थना मेरी, यह करो विपद में मन न हो भय। दुख से व्यथित मन को मेरे भले न हो सांत्वना, यह करो दुख पर मिले विजय। मिल न सके यदि सहारा, अपना बल न करे किनारा। अति ही क्षति मिले जगत में, मिले केवल वंचना। मन में जगत में न लगे क्षय। करो तुम ही त्राण मेरा, न मेरी यह प्रार्थना। तरण शक्ति रहे अनामय, भार भले कम न करो, भले न दो सांत्वना। यह कर दो ढो सकूं भार वय। सिर नवाकर झेलूंगी सुख, पहचानूंगी तुम्हारा मुख। मगर दुख निशा में जब सारा जग करे वंचना। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज सब हम इसी जद्दोजहद कहें या दुख सुख में झूल रहे हैं। ईश्वर करे हम सब में वो संबल दे, हम सब में मनोबल दे, हम सब में वो साहस भरे कि आज हम इस विकट त्रासदी को सहें और फिर आगे की ओर बढ़ें। आज का कवि सम्मेलन हिंदी साहित्य छायावाद के मूर्धन्य कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी की जन्म जयंती माह के उपलक्ष्य में हमने आयोजित किया है। उनकी रचनाओं में वर्तमान स्थिति से लड़ने या अपना मनोबल न गिरने देने की जो शक्ति मिलती है वह अद्भुत है। वैसे तो उनकी जन्म तिथि 20 मई है, लेकिन हमने ये जन्म माह के और एक अनूठी बात यह भी एक उनके बारे में बताती हूँ कि उनको अपना गोसाई दत्त, जो उनका वास्तविक नाम था, वो पसंद नहीं था, तो उन्होंने स्वयं ही अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया था। जन्मते ही उनकी माँ चल बसी, जैसे आज हम पूरे संसार में देख रहे हैं। पूरा जीवन संघर्षों में बीता और आज की स्थिति बिल्कुल वैसी है, संघर्ष है हर तरफ, हर उम्र में। वैश्विक महामारी ने ना जाने कितने ही प्राणों को लिया है। पूरा विश्व एक अजीब से अवसाद, दुख, रोग और तनाव से जूझ रहा है। तो आज और हम ये गोष्ठी करते हैं अपनी काव्य संवेदनाओं द्वारा विश्व में एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक ऊर्जा लाने के प्रयास में, मनोबल बढ़ाने के प्रयास में। तो अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं और सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ उपस्थित कवि कवियत्रियों में से आमंत्रित करती हूँ अपनी समूह की सबसे लाडली सदस्या को, आस्था दीक्षित, की कवि सम्मेलन की शुरुआत करें, अपनी कविता हमारे सामने प्रस्तुत करें। आपका मंच पर स्वागत है। आइए आस्था जी। नमस्कार। स्वागत जी। आप सभी को मेरा प्रणाम। क्योंकि ये कार्यक्रम आज सुमित्रानंदन पंत जी की समर्पित है, तो मैं उन्हीं की एक कविता से आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ करती हूँ। स्वप्न और सत्य। आज भी सुंदरता के स्वप्न हृदय में भरते मधु गुंजार। वर्ग कवियों ने जिनको गूंथ रचा भू स्वर्ग स्वर्ण संसार।
आज भी आदर्शों के सौंध मुग्ध करते जन मन अनजान। देश देशों के कालिदास गा चुके जिनके गौरव गान। मोहम्मद ईसा मूसा बुद्ध केंद्र संस्कृतियों के श्री राम। हृदय में श्रद्धा संभ्रम भक्ति जगाते विकसित व्यक्ति ललाम। धर्म बहुदर्शन नीति चरित्र सूक्ष्म चिर को गाते इतिहास। व्यवस्थाएं संस्थाएं तंत्र बांधते मन बन स्वर्णिम पाश। आज पर जगजीवन का चक्र दिशा गति बदल चुका अनिवार्य। सिंधु में जनयुग के उद्याम उठ रहा नव्य शक्ति का ज्वार। आज मानव जीवन का सत्य धर रहा नए रूप आकार। आज युग का गुण है जन रूप रूप जन संस्कृति के आधार। स्थूल जन आदर्शों की सृष्टि कर रही नव संस्कृति निर्माण। स्थूल युग का शिव सुंदर सत्य स्थूल ही सूक्ष्म जन प्राण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक छोटी सी कविता जो मैंने भी लिखी है, मैं उसको भी आप लोगों के सामने आज लाना चाहती थी। उम्मीद। उम्मीद, मैं उम्मीद में जीती हूँ। आशा की किरणों से एक चादर बना लेती हूँ। तमस भरे इस आकाश में तारों को चुन लेती हूँ। मैं उम्मीद में जीती हूँ। टपकती हुई छत के नीचे एक पौधा रख देती हूँ। बुरी खबरों के भरे अखबार में एक सबक ढूंढ लेती हूँ। मैं उम्मीद में जीती हूँ। कुछ लिखते लिखते अधूरा छोड़ देती हूँ, तो कल के आने पर कुछ और भरोसा कर लेती हूँ। मैं उम्मीद में जीती हूँ। खाने की मेज पर एक और थाली रख देती हूँ। खाली उस कुर्सी पर से धूल पोंछ देती हूँ। मैं उम्मीद में जीती हूँ। बंजर उस मिट्टी में भी कुछ बीज बो देती हूँ। सूखे फूलों की खुशबू को किताब में कैद कर लेती हूँ। मैं उम्मीद में जीती हूँ। सात समुंदर पार से तस्वीरों में रहती हूँ। माँ के आंगन के दिए से अपना घर भर लेती हूँ। मैं उम्मीद में जीती हूँ। बहुत खूब, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल समसामयिक। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत सुंदर। हे मैम, आप म्यूट पे हैं। इनका बहुत सुंदर छोटी सी कविता में कैसे पूरा मनस्थिति पिरोई है तुम। थैंक यू सो मच। अपनी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर हमारे समूह के वरिष्ठ सदस्य, हमारा सबका संबल डॉक्टर रामा तक्षक जी को उनकी प्रस्तुति के साथ। आइए रामा जी। डॉक्टर जी स्वागत। बहुत बहुत आभार हेम जी। आस्था जी ने भी बहुत अच्छी कविता सुनाई। अभी उम्मीद में जीती हूँ। आज का समय में ये शब्द बहुत बड़े संबल हैं। आज के समय में दो पैरों पर खड़े व्यक्ति को जीवन की प्रक्रिया को ढोने की जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं छायावाद के स्तंभ सुमित्रानंदन पंत जी को नमन करते हुए उन्हीं की एक कविता पढ़ना चाह रहा हूँ। शीर्षक है जीवन का अधिकार। जो है समर्थ, जो शक्तिमान, जीवन का है अधिकार उसे। उसकी लाठी का बैल विश्व, पूछता सभ्य संसार उसे। दुर्बलता का घातक दैव स्वयं, दुर्बलता का घातक दैव स्वयं। समझो बस भूखा भार उसे। जैसे को तैसा नियम यही, होना ही है संहार उसे। है दास परिस्थितियों का नर, है दास परिस्थितियों का नर। रहना है उसके अनुसार उसे। जीता है योग सदा जग में, जीता है योग सदा जग में। दुर्बल ही है आहार उसे। तृण झस पशु से नर्तन देता, तृण झस पशु से नर्तन देता। जीवन विकास का तार उसे। वह शासन क्यों न करे भू पर, चुनना है सबका सार उसे। ये पंक्तियां थी सुमित्रानंदन पंत जी की। यदि मंच मुझे अनुमति, मैं अपनी एक छोटी सी कविता भी सुनाना चाहूंगा। जी स्वागत है सर जी। पंत जी की छायावादी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ आपको। कविता का शीर्षक है बोराई सांझ। वाह, स्वागत है।
नीला अंबर करवट नीला अंबर लेता करवट, नीला अंबर लेता करवट है रंग बदलता मतवाला, सुरभि सांझ का पड़ता घूंघट, मस्ती में है मधुबाला, बोराई मधोसी में ढलती सांझ। क्षितिज पर बहुरंगी वृत्तांत, क्षितिज पर बहुरंगी वृत्तांत, गगन में उड़ते खग अनजान, सब उत्तप्त नीरव वंदन, चित्त स्पंदन एक वृद्ध सोपान, बोराई मधोसी में ढलती सांझ। सुदूर शहर में जलते चिराग, सुदूर शहर में जलते चिराग, टिम टिम टिमटिमाती ज्वाला, सांझ के रंगीन दामन पर है व्यस्त कोई मदमस्त निराला, बोराई मधोसी में ढलती सांझ। बत्ती चिरागों की कहती कथा अपार, बत्ती चिरागों की कहती कथा अपार, सांझ की गोद में है करता क्रीड़ा शहर संसार, बोराई मधोसी में ढलती सांझ। करते अरमान किलोल भरमार, करते अरमान किलोल भरमार, हर छोर बोराया है जीवन मरण, कंठ छेदी स्पर्धा आत्म अवसान, भरमाया दौलत दौड़ जागरण, बोराई मधोसी में ढलती सांझ। अगली पंक्तियां हैं, थोड़ी सी लंबी है ये। बेला चमेली की लुटाती, बेला चमेली की लुटाती, सुबास भरपूर अजान, रह रह कर गाता प्रतिपल झरना अपना कलरव गान, बोराई मधोसी में ढलती सांझ। प्रियतम तिमिर का प्रतीक्षारत सुन पदचाप, आलिंगन बद्ध है होने को आतुर सैल श्रृंखला शांत, बोराई मधोसी में ढलती सांझ। अगली 4 पंक्तियां हैं। पीतांबर बनता नीलाभ, पीतांबर बनता नीलाभ, छलकाता है मदिरापान, थामे कर में डगमग पग, थामे कर में डगमग पग, धरा पे रखती अपनी आन, बोराई मधोसी में ढलती सांझ। और अंतिम 4 पंक्तियां हैं। निशब्द पराक्रम चहुओर, निशब्द पराक्रम चहुओर, निर्बाध समर्पण शांत, पसरता मौन साम्राज्य, पसरता मौन साम्राज्य, नितांत मंगलमय विश्रांत, बोराई मधोसी में ढलती सांझ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। वाह वाह, बहुत अच्छे, अद्भुत, बहुत अच्छी, अद्भुत कविता, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना रामा जी। दोनों कविताएं सार्थक, बिल्कुल। धन्यवाद प्रस्तुति के लिए। और अब जिस कवि की ओर मेरा संकेत, जिनको मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ। शब्द इधर से उधर हो सकते हैं। आमंत्रित करती हूँ अपने समूह के हास्य कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी को, जिनकी रचनाएं, जिनकी कविताएं मैंने कई बार सुनी और बार बार सुनने को दिल करता है, जो ऐसे वातावरण में भी एक कहीं कोई ऐसी किरण हमेशा दिखाती हैं, नहीं सवेरा भी है, आशाएं भी हैं, और हमें अपने आप को कैसे थामे रखना है। आमंत्रित करती हूँ मंच पर डॉक्टर मुकेश गौतम। मंच आपका, प्रस्तुतियां आपकी। जी स्वागत। नमस्कार आप सभी को। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। चलिए, विश्वास जी ने कहा तो मुझे विश्वास हो गया। ये पूरे समूह का विश्वास है डॉक्टर गौतम। आस्था जी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की तो मुझे मेरी पूरी आस्था है कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल होगा। और क्योंकि स्वयं तक्षक जी यहाँ पर हैं तो फिर तो कोई संभावना ही नहीं कि हम कहीं विचलित हो जाएं। बेहद खुशी हुई दूसरी बार आप लोगों से जुड़ के। पहले भी पिछले साल ऑनलाइन ही जुड़ना पड़ा था, इस साल भी ऑनलाइन ही जुड़ना पड़ रहा है। कृपा करे प्रभु के अगले साल ऑनलाइन ना जुड़ना पड़े। अगले साल आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो। ईश्वर आपके शब्दों को शक्ति दे गौतम जी। चलिए, इस ऐसे माहौल में
क्योंकि वहाँ तो जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो परिस्थितियां हैं भारत में तो बहुत परेशान करने वाली हैं। लेकिन फिर भी कहीं न जी कहीं हम उनसे लड़ रहे हैं और ये भी निश्चित है, क्योंकि हम भारत भूमि के वो लोग हैं जो हर परिस्थिति से लड़कर जीतना जानते हैं। हम लोग जीतेंगे और बिल्कुल हम लोग इस महामारी पर भी विजय प्राप्त करेंगे और जो दूसरी समस्याएँ हैं उन पे भी हम विजय प्राप्त करेंगे। हमारी निश्चित रूप से। ये चलिए। मैं जैसे बताया एम जी ने हास्य का व्यक्ति हूँ, मैं तो हँसाता हूँ। मुझे पता नहीं मैंने पिछली बार आपको क्या सुनाया था। चलिए मैं आज और मुझे इशारा कर देना विश्वास जी उधर से, आप एक उँगली उठा के कब मुझे खत्म करना है। क्योंकि कवि है, कवियों की स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। माइक देना आसान होता है, बाद में छीनना पड़ता है कई बार। बिल्कुल ठीक। और मैं तो वैसे भी बड़े कॉन्फिडेंस वाला हूँ। आज मैं तो इतने कॉन्फिडेंस वाला हूँ कि एक जगह ऐसे ही कविता सुना रहा था, सुनाता रहा, पीछे से आके ऑर्गेनाइजर ने मेरी शर्ट खींची। बोले और कितनी सुनाएगा? मैंने कहा माफ करना सर, मैं कविता पढ़ते टाइम घड़ी देखना भूल गया था। वो बोले घड़ी देखना भूल गया था, दीवार पे कैलेंडर तो था। बहुत अच्छे। मेरी स्थिति वैसी है, मैं शुरू होना आसान है, बाद में रुकना बड़ा मुश्किल होता है। और कवि हूँ, कवियों को वैसे भी कोई सीरियसली लेता नहीं। मैं फ्लाइट में आ रहा था, मेरे बराबर में एक शरीफ बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। मैंने टाइम पास करने के लिए पूछ लिया कि अंकल मेरा नाम डॉक्टर मुकेश गौतम है, मैं कवि हूँ, आपका परिचय? वो बोले वैसे तो मेरा नाम हसमुख लाल है लेकिन मैं बहरा हूँ। वाह! लोग लोग वैसे ही बच के भागते हैं, लेकिन आप भले आदमी हैं जो बुला लेते हैं, सुनते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं आप। अच्छा, पहले किसी शहर में एक आध कवि होते थे। आप लोग हिंदुस्तान के लोग हैं, इस भारत भूमि के लोग हैं, आप जानते हैं हम उस संस्कृति के लोग हैं कि हमारे देश में कवियों, शायरों, कलाकारों के नाम से शहरों की पहचान होती है। आज भी हम हमारे शहरों की पहचान के लिए कहीं न कहीं कलाकार, कवियों, शायरों का काका हाथरसी, बुल्लड़ मुरादाबादी, ताहिर लुधियानवी, तो कवियों, शायरों, कलाकारों के नाम से शहरों की पहचान होती। बाद में एक-एक शहर में 10-10 कवि होने लगे। यहाँ तक लोगों ने झेला। एक-एक गली में 8-8 10-10 कवि होने लगे। यहाँ आके मामला बिगड़ा। लेकिन विश्वास जी, विश्वास कीजिए, अगर एक घर में एक से ज्यादा कवि हों, तो उस घर का भगवान ही मालिक। और अगर मैं साबित कर दूं कि एक घर में एक से ज्यादा कवि होने पे घर की क्या दुर्दशा होती है, तो जितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, शुद्ध हादसे की बात करूंगा आपसे बिल्कुल, स्वागत है सर। कि एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई। रचा सकते हैं साहब? जी एक घर में एक से ज्यादा कवि हो तो घर की क्या दुर्दशा होती है। एक कवि और कवियत्री ने आपस में शादी रचाई और सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। सुहाग रात पे घूंघट उठाते ही दूल्हे ने दुल्हन को 6 गजल सुनाई। फिर दुल्हन ने 5 गीत, 4 रुबाई, फिर दूल्हे ने 6 गीत सुनाए। फिर दुल्हन ने अपने पुराने गीत गुनगुनाए। दोनों का कवि सम्मेलन रात भर चला। दोनों ने एक दूसरे को खूब दाद दी और दोनों को सुबह याद आया कि आज तो सुहाग रात थी। तो हाँ, कवियों बहुत को अच्छे। कोई सुनना नहीं, आप ताली वाली भी बजा दोगे तो मुझे जितने लोग दिख रहे हैं मुझे लगता रहेगा कि आप सुन भी रहे हैं ठीक ठाक। जी। बहुत अच्छे। बड़ा अच्छा लग रहा है और आपके चेहरे पे हंसी देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए साहब, जीवन में हंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि वो बेफिक्र सी सुबह हंसी जीवन में बहुत जरूरी है। वो बेफिक्र सी सुबह, वो गुनगुनाहट शामों की, और जिंदगी खूबसूरत है अगर आदत हो मुस्कुराने की। कहीं ना कहीं मुस्कुराहट को, हंसी को अपने जीवन में शामिल कीजिए। हंसना जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि कल का दिन किसने देखा है, कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन हम खोएं क्यों। अरे जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोएं क्यों। लम्हों में रोए को, क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर, क्या मस्ती बात। कीजिए वाह वाह। साहब। बहुत सर ये सुंदर, जिंदगी, बहुत सुंदर। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, क्योंकि जब मस्ती जीवन में नहीं है तो कोई नहीं। और जिंदगी में अगर मस्ती नहीं है तो क्या है साहब, जो भी है समय कट वाह, वाह। जाएगा। ये जिंदगी उत्सव है, उत्सव सदा चलता रहे और आंसुओं की धार पर भी कह कहा चलता रहे, आंसुओं की धार पर भी कह कहा चलता रहे। एंजॉय कीजिए। मैं हंसाने की कोशिश करता हूँ आपको। एक एक कविता जो मैंने लॉकडाउन के ऊपर लिखी,
पता नहीं पिछली बार सुनाई थी क्या, इस बार फिर सुन लीजिए, आपको उतना ही आनंद देगी, उतना ही आनंद देगी। और नहीं अगर ये सुनी हुई होगी तो मुझे बता देना, मैं ऐसी मैंने 8-10 और लिखी है, मैं वो सारी सुनाऊंगा। आप तो सर सुनाते रहिए, ये ऑनलाइन कवि सम्मेलन है, इस बार तो पीछे से शर्ट फेंकने का चांस भी नहीं है किसी के पास। मैं भी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने इतनी लंबी लंबी और बोर कविता सुनाई कि सामने बैठे हुए एक श्रोता सिर्फ थे। जिंदाबाद। कवि के ऊपर मुकदमा चला, जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि हे कवि, तेरी लंबी लंबी और बोर कविता सुनने से एक श्रोता की डेथ हो गई, तुझे मृत्यु दंड दिया जाता है, तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बता। कवि बोला, सर वही कविताएं आपको भी सुनानी चाहता हूँ। क्या कहने, मजा लीजिए आप साहब, मैं तो मस्ती वाला कवि हूँ। और लॉकडाउन में भी इसमें क्या हालत हो गई, लॉकडाउन में हम लोग कुछ चीजों को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहने की कोशिश की है कि हम लोग किन किन चीजों को मिस कर रहे हैं और किस किस तरह से हम लॉकडाउन में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर विश्वास है, हमारी आस्था है, इच्छा है कि हम जीतेंगे। कि थमसी गई है दुनिया सारी, खत्म हो गया कोलाहल, थमसी गई है दुनिया सारी, थमसी गई है दुनिया सारी, खत्म हो गया कोलाहल, याद बहुत आते हैं अब तो भाग दौड़ वाले वो पल। याद बहुत आते हैं अब तो साहब, कितने हम घर में कैद हुए बैठे हैं, हमको पता है। थमसी गई है दुनिया सारी, खत्म हो गया कोलाहल, याद बहुत आते हैं अब तो भाग दौड़ वाले वो पल, सारी दुनिया परेशान है। अब हुआ क्या कि साहब, मैंने सारे डॉक्टरों से पूछा कि कोरोना कब जाएगा, कोई बताता नहीं। मैंने सारे साइंटिस्ट से पूछा, कोई बताता नहीं कब जाएगा। नेताओं से तो पूछना ही गुनाह है, कोई पूछना ही नहीं चाहिए, कुछ और बताते हैं। मैं सवाल कुछ करूंगा, जवाब कुछ और मिल जाएगा। इसलिए मैंने सोचा किससे पूछूं, तो मैंने सोचा कोई नहीं जवाब देगा, मैंने कोरोना से ही सवाल किया कि यार तू कब जाएगा, तू ही बता। सिर्फ इसमें एक हास्य के ताना बाना है, बाकी कुछ नहीं है, कविता नहीं है। आप बड़े सुधी लोग हैं, बड़े साहित्यिक रूप से बड़े समृद्ध लोग हैं। मैंने ताना बाना बुना कि थमसी गई है दुनिया सारी, खत्म हो गया कोलाहल, याद बहुत आते हैं अब तो भाग दौड़ वाले वो पल, सारी दुनिया परेशान है, कितना और सताओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। और हम क्या क्या चीजें मिस कर रहे हैं साहब, कि चौपाटी सुनसान पड़ी है, बंद इंडिया गेट पड़ा, चौपाटी सुनसान पड़ी है, बंद इंडिया गेट पड़ा, कोई तो दीदार को आए सोच रहा है ताज खड़ा, कोई तो दीदार को आए सोच रहा है ताज खड़ा, खाली पड़े बाजार सभी नहीं आदमी एक खड़ा, खाली पड़े बाजार सभी नहीं आदमी एक खड़ा, खाऊ गली में नहीं दिखता आदमी खाते पाव वड़ा, जीवन की इन मौत से आखिर कितना तुम तरसाओगे, अरे यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। सारे ऑफिस बंद पड़े हैं, बंद पड़ी दुकानें भी, क्या हालत हो गई साहब, सारे ऑफिस बंद पड़े हैं, बंद पड़ी दुकानें भी, पहन पहन कर थक गए हैं हम निक्कर और बनियाने भी। यकीन मानिए तक्षक जी, बड़े बड़े लोग मैंने देखे जो ऑनलाइन टाई पहन के है ना, नीचे सब बरमूडा पहने बैठे हैं। ये सारे ऑफिस बंद पड़े हैं, बंद पड़ी दुकानें भी, ऊपर से बड़े चमकते हैं टाई वाई लगा के, अगर उठते हैं ऑनलाइन में भी तो पता चलता है कि वर्क फ्रॉम होम में क्या पहने बैठे हैं। सारे ऑफिस बंद पड़े हैं, बंद पड़ी दुकानें भी, पहन पहन कर थक गए हैं हम निक्कर और बनियाने भी, अलमारी से जींस हमारी झांक झांक कर पूछ रही, अलमारी से जींस हमारी झांक झांक कर पूछ रही, अलग अलग रंगों वाली सब शर्ट भी हमसे पूछ रही, कब हमको पहनोगे बाबू और परफ्यूम लगाओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। और कितना खतरनाक समय है साहब, हम मुंबई के लोग हैं, हम लोकल ट्रेन का बड़ा मजा लेते थे कि लोकल का घंटों का सफर भी मिनटों में कट जाता था, ऐसा लगता नहीं था साहब, लोकल का घंटों का सफर भी मिनटों में कट जाता था, प्रेम भाव था सबके साथ में सुख दुख भी बट जाता था, प्रेम भाव था सबके साथ में सुख दुख भी बट जाता था, पता नहीं चलता था काम में कैसे कब होती थी शाम, और लोकल ट्रेन में आते ही फिर मिट जाती थी सारी थकान, अरे जीवन की इन सुंदर घड़ियों से कितना तुम तरसाओगे, यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। और कितनी तकलीफ हुई साहब, बताता हूँ आपको साहब,
कि कलाकार सब घर बैठे हैं, चुप हैं सारे गायक भी। इतनी बुरी हालत हो गई साहब, यकीन मानिए महीने में 25-25 प्रोग्राम हम लोग करते थे, लेकिन आजकल पता ही नहीं चलता था। एक सूटकेस घर पर रखा, दूसरा उठा के चल देते थे अगले देश, अगले शहर की यात्रा पर, अगले देश की यात्रा पर। लेकिन नहीं, अब सब कलाकार सब घर बैठे हैं, चुप हैं सारे गायक भी, परेशान हैं बॉलीवुड के नायक भी खलनायक भी। परेशान है बॉलीवुड के नायक भी खलनायक भी, गीतकार भी घर पर ही अब रचते नए छंद व गीत। पर बिना मंच के कहाँ मजा अगर सुनने वाला ना हो मनमीत। बिना मंच के कहाँ मजा अगर सुनने वाला ना हो मनमीत। और बंद थिएटर सोच रहे हैं कब हाउसफुल का बोर्ड लगाओगे। यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। और सबसे ज्यादा हम मिस करते हैं, आप लोग मेरे देश के लोग, प्यारे लोग, हम क्या मिस करते हैं कि पिछले 2 साल से हम शादियों का सीजन बहुत मिस कर रहे हैं। विश्वास जी, शादियों का सीजन बहुत मिस किया 2 साल से हम लोगों ने जी। क्या मजा करते थे हम शादियों में, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन तक एंजॉय करते थे शादियों को। लेकिन अब शादी कैसी हो रही है कि भूल चुके हैं जैसे हम वो शादियों वाली रात, भूल चुके हैं जैसे हम वो शादियों वाली रात। और 2 कारों में जाती है अब दुल्हे संग बारात, 2 कारों में जाती है अब दुल्हे संग बारात। और शादी ब्याह की सारी उमंगे यूं ही धरी रह जाती, डीजे पर जब तक लेट लेट कर नाचे ना बाराती। और पंडित जी भी पूछ रहे हैं, पंडित जी भी पूछ रहे हैं, पंडित जी भी पूछ रहे हैं कब मंत्रोच्चार कराओगे। बहुत बढ़िया। आखिर तुम कब जाओगे। यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सुनिए सर, मैं तो शुद्ध हास्य का आदमी हूँ, हंसाने का काम करता हूँ, लेकिन कितनी तकलीफ हुई इस कोरोना के। चिढ़ा रहे हैं एटीएम भी, चिढ़ा रहे हैं एटीएम भी बैलेंस जीरो बता रहे, चिढ़ा रहे हैं एटीएम भी बैलेंस जीरो बता रहे। एफडी पहले ही टूट चुकी अब किस्तों वाले सता रहे, एफडी पहले ही टूट चुकी अब किस्तों वाले सता रहे। बंद है होटल और थिएटर, खेल कूद भी बंद है सब, बंद है होटल और थिएटर, खेल कूद भी बंद है सब। और मार्मिक पंक्तियां देखिए साहब, बंद है होटल और थिएटर, खेल कूद भी बंद है सब। मैदानों की घास पूछती बच्चों आओगे तुम खेलने कब। मैदानों की घास पूछती, मैदानों की घास पूछती बच्चों आओगे तुम खेलने कब। और आंसू बहाता पूल पूछता, आंसू बहाता पूल पूछता कब आकर आप नहाओगे। अरे यार कोरोना तुम ही बता दो आखिर तुम कब जाओगे। और देखिए साहब, जैसे सब लोगों को पता है कि कोरोना कहाँ से आया, सब जानते हैं, ऐसा जैसे मानते हैं जानते हैं कि चाइना से आया। अब मैं तो नहीं कहता कहाँ से आया, लेकिन अगर वहां से आया तो वो कैसे लोग हैं और हम कैसे लोग हैं। अंतिम पंक्ति है इस कविता की कि बिल्ली जैसी आंखों वाले, बिल्ली जैसी आंखों वाले खाते चूहे गिदड़ भी, बिल्ली जैसी आंखों वाले खाते चूहे गिदड़ भी, कुत्ते और मेंढक भी खाते खा जाते चमगादड़ भी, कुत्ते और मेंढक भी खाते खा जाते चमगादड़ भी। तुम भी पक्के चीनी हो कोरोना जो छुपकर हमला करता है, तुम भी पक्के चीनी हो कोरोना जो छुपकर हमला करता है। भरी है वीर शिवाजी का भारत है, नहीं किसी से डरता है, नहीं किसी से डरता है। जल्दी ही तुम भी मेरे देश में खुद को पराजित पाओगे। और तुम ही जानो अबे कोरोना आखिर तुम कब जाओगे। अब हम जल्दी पहुंच जाएगा, जल्दी भागेगा। क्या बात। मेरी पारी समाप्त हो गई हो तो मुझे बता दिए, नहीं तो मैं तो कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ साहब। आज तो मुझे तो स्क्रीन पे भी इतने लोग दिख रहे तो मेरा कॉन्फिडेंस जागृत हो जाता है। एक जगह तो मेरे सामने सभागार में मैं अकेला, मैं सभागार में मेरे सामने सिंगल श्रोता बैठा हुआ था, तक्षक जी एक ही श्रोता। विश्वास करिए विश्वास जी कि मैंने 2.5 घंटे सुनाई, 2.5 घंटे लगातार सुनाने, 2.5 घंटे लगातार सुनाने के बाद उसके पास गया, मैंने उससे कहा सर मुझे लगता है मेरी कविताओं के बहुत बड़े फैन है। वो बोले मैं फैन वैन कुछ नहीं, मैं माइक वाला हूँ, तू बंद करे तो लेके चलूं। तो यकीन मानिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसना जीवन में बहुत जरूरी है। आपने बड़े प्यार से मुझे याद किया, मैं आया, और यकीन मानिए
अपना गम लेके कहीं और, मेरे दोस्त हुआ करते थे निदा साहब, वो कहते थे हंसना जीवन में इसलिए जरूरी है और हंसाना किस लिए जरूरी है। निदा फाजली साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त हुआ करते थे, जब बड़े शायर, हम लोगों ने बड़ी यात्राएं की साथ में। वो कहते थे कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए और घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो बहुत कुछ यूं दूर। कर लें, वाह, किसी वाह। रोते हुए किसी बच्चे रोते को हुए हंसाया जाए। बच्चे को हंसाया जाए। तो मैं तो बहुत कोशिश करता सुंदर, रहता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत सुंदर बहुत डॉक्टर आभार। गौतम जी। और ये नहीं कि हम लोग, ये लाइव है, बहुत लोग सुन रहे हैं। फिर आती अच्छा हूँ अच्छा, आपके पास फिर से लौट जी, कर अच्छा समय। फिर आना है। हाँ फिर आऊंगी, मैं जरूर रुकता हूँ। आऊंगी। हाँ, निश्चित निश्चित। चूंकि यहाँ चलिए, भारत बहुत से भी बहुत जुड़े। धन्यवाद आप लोगों का। हाँ, और आप जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, वास्तव बहुत में बहुत जी यार, ये कोरोना कब जाएगा? आपने पूछा है, जवाब तो जरूर देगा। और ना भी देगा तो हम तो स्वतंत्रता दिवस की हीरक जयंती मना रहे हैं। और साथ में, और भारत ने जी जी हमेशा सुख और दुख, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। तो निश्चय ही ये कोरोना जाएगा। और जब हम तब स्वतंत्र हो गए थे, तो इससे स्वतंत्र होना हमारे लिए बहुत मुश्किल और बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर गौतम जी। आगे मैं रुख करती हूँ। आपकी कविताओं में अभी उमंग जितनी छलकी है, तो अगली कवित्री हैं हमारी श्रीमती उमंग सरीन जी। बहुत वरिष्ठ कवियत्री हैं। आप आमंत्रित करती हूँ अपने समूह की सदस्या को, नई सदस्या को। आइए मैम, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत मंच पर। शुक्रिया हेम जी, और आप सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। आपके साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आपसे मिल रही हूँ। इतनी जितनी प्रशंसा हेम जी कर रही हैं शायद उसके लायक नहीं हूँ, फिर भी जो थोड़ा बहुत लिखती हूँ आपके सामने पेश करूंगी आज। स्वागत स्वागत। आस्था जी ने, रामा जी ने, विश्वास जी ने बहुत अच्छा सा जो भी बोला, हंसाने की कोशिश की हमें, और विश्वास जी अभी एनर्जी देने बोलेंगे। की। नहीं, मुकेश जी, मुकेश मैं जी जी। नहीं नहीं, मेरी भूल, हाँ मुकेश जी ने। तो एकदम ऊर्जा सी मिली है। और जैसे कि आपने कहा कि दिन कठिन चल रहे हैं हिंदुस्तान में, तो मैं अपनी दो छोटी छोटी गीतों के साथ आपके सामने आई हूँ। आजकल के ही भाव हैं, कुछ पीड़ा के हैं और कुछ सपने देखने के भाव हैं। तो जो आजकल चल रही हैं, चार लाइनों से मैं आपको जोड़ती हूँ कि आजकल जो हमारी हालत है, एक इकाई रात है, एक इकाई रात है, नींदे मेरी सिफर सिफर। एक इकाई रात है, नींदे मेरी सिफर सिफर, भटक रहे हैं ख्वाब हमारे, बन बंजारे इधर उधर। इधर उधर, क्या बात है, वाह वाह, क्या शिल्प है। आहा, वाह वाह। बिल्कुल। खुली खुली आंखों में, खुली खुली आंखों में यूं ही रात टहलती रहती है, खुली खुली आंखों में यूं ही रात टहलती रहती है, खोजती है वो लम्हे जो छोड़ आई है इधर उधर, खोजती है वो लम्हे जो वो छोड़ आई है इधर उधर। एक इकाई रात है, नींदे मेरी सिफर सिफर। ज्यादातर लोगों का यही हाल है, लेकिन जिस पीड़ा के दौर से हमें गुजरना है, वो पीड़ा भी हमारी संवेदना का ही एक हिस्सा है, और उसे भोगना भी हमारा एक मानव धर्म है। पीड़ा को जब हम भोगते हैं तो बहुत कुछ अच्छा निकल के आता है। तो उसी पीड़ा के बारे में मैंने एक छोटा सा गीत लिखा है, मैं तरन्नुम में सुनाना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो। जी, स्वागत है मैम, स्वागत है मैम। स्वागत स्वागत। जिस पीड़ा ने मन को छुआ, जिस पीड़ा ने मन को छुआ, वो अपनी भी थी पराई भी, लिख डाली वो ही कागज पर, लिखी भी और गाई भी, आहा, क्या कहने, जिस वाह 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 वाह, पीड़ा को मन वाह ने वाह। छुआ। बहुत की खूब। भी और गाई भी, क्या बहुत कहने। बन दे रही हूँ, बन दे रही हूँ। मन ने जब मन पढ़ना सीखा, होने लगा है
कबीर सरीखा, रोवे कभी कभी हंसता जावे, दुनिया का देखे रंग अनोखा, वेदना की कठिन पहेली समझी भी समझाए क्या बात है, क्या बात है, भी, क्या बात इस है। बहुत पीड़ा अच्छा मैम, वाह वाह वाह। ने मन अद्भुत को अद्भुत। छुआ। अब जीवन में क्या क्या मिलता है? जीवन के सब गम और खुशियाँ बटोरी हमने समझ के निधियाँ, समय की झोली में है सिमटी कुछ मोम कुछ पत्थर सी घड़ियाँ, गीतों में मेरे मिल जाएगी, गीतों में मेरे मिल जाएगी, तुमको हंसी और रुलाई भी, गीतों में मेरे मिल जाएगी, तुमको हंसी और रुलाई भी, जिस पीड़ा ने। अगला बंद दे रही हूँ। भावों की मैं अंजुरी भर भटकी हूँ कितनी गलियां, लम्हों से खुशियों के कर्जे मांग रही याचक सदियां। सदियों की जो खुशियां हैं वो छोटे छोटे लम्हों से कर्जे लेके बनती हैं। लम्हों से खुशियों के कर्जे मांग रही याचक सदियां, ब्याज की राशि आंसू ने, ब्याज की राशि आंसू ने संजोई भी और बहाई भी, जिस पीड़ा ने मन को छुआ वो अपनी भी थी पराई भी, लिख डाली वो ही कागज पर, लिखी भी और गाई भी, जिस पीड़ा ने मन को छुआ। बहुत खूब, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। सुंदर मैम, बहुत सुंदर। लिखी भी समझाई बहुत भी, सुंदर। क्या अद्भुत है, वाह वाह वाह। तो एक अब पीड़ा के बाद एक अगर 2-3 मिनट का मेरा एक और गीत है, उसे मैं आपके सामने अगर इजाजत हो तो रखूंगी। पीड़ा से हम कितना भी गुजरे लेकिन हमारी आंखें सपने देखना बंद नहीं करती, और यही इंसान का एक जीने का एक तरीका है कि हमें सपने देखने नहीं छोड़ने हैं। तो एक मुक्तक है, सपने देखने का जैसे कोई बहाना मिले, सपने देखने का जैसे कोई बहाना मिले, ख्वाहिशों का भूला सा कोई खजाना मिले, पंख साधे जब भी उड़ान को कोई पंछी, आसमां की अनंत बाहों में जाना मिले, सपने देखने का जैसे कोई बहाना मिले। तो सपनों के ऊपर मेरी एक छोटी सी गीतिका पेश है। मैं खरीदूंगी सपने तू मोल तो लगा, मैं खरीदूंगी सपने तू मोल तो लगा, संग नींदें भी लाया है ये भी बता, बांझपन मेरी आंखों का तू देख कर, बांझपन मेरी आंखों का तू देख कर, झूठे मूठे न ऐसे ही दाम बढ़ा, झूठे मूठे न ऐसे ही दाम बढ़ा, मैं खरीदूंगी सपने।
अब सपने कैसे चाहिए? सपने देना जो भारी हकीकतों पे हो, सपने देना जो भारी हकीकतों पे हो, और देना जो वाजिब कीमतों के हों। रात के आखिरी दौर तक दो चले, रात के आखिरी दौर तक जो चले, मिली आंखों को कोई वसीयत से हो, मिली आंखों को कोई वसीयत से हो, मैं खरीदूंगी सपने, इनके रंगों की फितरत मुझे तो बता, इनके रंगों की फितरत मुझे तो बता, जरा रंगरेज से भी मुझे तो मिला, धूप में हमें ना ये बदलेंगे रंग, धूप में हमें ना ये बदलेंगे रंग, यकीन पहले मुझे तो इसी का दिला, मैं खरीदूंगी सपने। सौदेबाजी है जनाब, ठोक बजा के करनी पड़ेगी जी। अब तो सौदे का मुझको भी कुछ ज्ञान है, अब तो सौदे का मुझको भी कुछ ज्ञान है, सपनों में भी मिलावट का संज्ञान है, अब क्या तो बात है, वाह वाह। ख्वाबों को परखूंगी ठोक बजा, अब तो ख्वाबों को परखूंगी ठोक बजा, अब हकीकत का मुझको जरा भान है, मैं खरीदूंगी सपने तू मूल तो लगा, संग नींदें भी लाया है ये तो बता। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग मैम। आपने इतने कौन ध्यान कह से मुझे सकता सुना। है मैडम? नहीं मैम, कौन कह सकता है? विज्ञान, विज्ञान विषय है मैम का, और जो साहित्य में आपकी कलम चली है, आप बहुत वास्तव में शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मुझे बहुत- इतना समय देने का और मेरा उत्साह बढ़ाने का बहुत बहुत नहीं, शुक्रिया। बिल्कुल, फिर स्वागत करेंगे। आप हमेशा आती रहिएगा मैम। जी जरूर जरूर। और वास्तव में आज ये ग्रुप में डॉक्टर गौतम आप आए हो, तो सब हमने आपको पहली बार सुना है? गौतम साहब को हम सुनते रहते हैं, वैसे भी यूट्यूब पर भी सुनते हैं। हाँ जी। तो अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ती हूँ और नाम ले रही हूँ श्री विश्वास दुबे जी का, जो आए और अपनी कविता और प्रस्तुति से मंच को संभाले। जी, स्वागत है, विश्वास स्वागत जी, है, आइए। धन्यवाद, स्वागत है विश्वास जी। धन्यवाद भाई मैम। आप सभी गुणीजनों को मेरा प्रणाम। और मैं 2 रचनाएं प्रस्तुत करूंगा आज, और जो पहली रचना है वो इस समय जो सब जगह हालात हैं और हम शुरू करने से पहले चर्चा कर रहे थे, जिस तरह के भाव इस समय मन में चल रहे हैं हम सभी के, उन्हीं को समेटने की कोशिश करी है इस पहली रचना में, और फिर दूसरा एक गीत की कोशिश है। तो जो पहली रचना है वो शुरू करता हूँ। भैया भी आ गए, आइए शुरू कीजिए। जी, कि ये जो हर पल छूट रहा है, ये जो हर पल छूट रहा है, लम्हा लम्हा टूट रहा है, ये जो हाथों से खिसकी है, ये जिंदगी फिर किसकी है? ये जो हाथों से खिसकी है, ये जिंदगी फिर किसकी है? क्यों है सूनेपन की आहट और हर आहट पर घबराहट? ये तिल तिल कर तिल मिलाना और गिर उठकर डगमगाना, ये उखड़ती हुई सांसें, ये आंखों में नमी, ये उखड़ती हुई सांसें, ये आंखों में नमी, ये कतरा कतरा हो रही हवा की कमी, ये फिजाओं में क्या महक रहा है, ये फिजाओं में क्या महक रहा है, अंदर और बाहर क्या है जो दहक रहा है, ये क्या है जो जीवन से बड़ा हो गया, ये क्या है, ये क्या है जो जीवन से बड़ा हो गया,
तेरे मेरे सपनों के बीच खड़ा हो गया। अब क्या जरूरत है, अब क्या जरूरत है, थोड़ी फिक्र थोड़ी कदर, थोड़ी फिक्र थोड़ी कदर, थोड़ी खैर थोड़ी खबर, थोड़ी श्रद्धा थोड़े सबर, थोड़ा विश्वास थोड़ा असर। ये तूफान बस थमने को है, ये तूफान बस थमने को है, रुकने वाला है। आप हिम्मत ना छोड़िएगा जनाब, उस ओर उजाला है, उस ओर उजाला है। तो ये इस समय जो मन के उद्गार हैं वो उस ओर उजाला है। बिल्कुल और ठीक। दूसरा मैंने बहुत सुंदर। गीत लिखा है और उमंग जी को देख के जिस तरह से उन्होंने तरन्नुम में गाया तो मैं कोशिश करूंगा, पहली बार कोशिश कर रहा हूँ उमंग की आपसे इंस्पायर होके। अरे वाह। बहुत स्वागत है। स्वागत स्वागत। सवालों और मलालों की, सवालों और मलालों की कहानी है जिंदगी, जो मिलेगा नहीं उसकी दीवानी है जिंदगी। सवालों और मलालों की, माना तूफान तेज है थामे रहे हाथ, माना तूफान तेज है थामे रहे हाथ, साथ है घर आपका तो सुहानी है जिंदगी। सवालों और मलालों की, वो आए गए कब पता ही ना चल सका, वो आए गए कब पता ही ना चल सका, पल भर में गुजर गई वो जवानी है जिंदगी। सवालों और मलालों की कहानी जिंदगी, जो मिलेगा नहीं उसकी दीवानी है जिंदगी। आगे बढ़ता हूं। फूलों का बिखरना तो किस्मत ही मानिए, फूलों का बिखरना तो किस्मत ही मानिए, रहती ना एक सी जो रवानी है जिंदगी। सवालों और मलालों की। और अंतिम अंतिम अंतिम, रंजिशें हो भले हजारों अदब ना छोड़िए, रंजिशें हो भले हजारों अदब ना छोड़िए, मुस्काते जो गुजरेगी तो मस्तानी जिंदगी। सवालों और मलालों की। धन्यवाद। बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर विश्वास। सवालों और मलालों की, बहुत सुंदर। जिंदगी प्रयास बहुत बहुत सुंदर। सफल रहा विश्वास जी, गीत का जो कविता बहुत गेयात्मक बढ़िया, हो गई, बहुत सुंदर, है ना। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अब मैं विश्वास जी का धन्यवाद करते हुए आगे चलती हूँ। पहले स्वागत करती हूँ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह हमारे बीच में बहुत बहुत आए हैं। धन्यवाद आप सभी का। और किस मनस्थिति में आए हैं भैया मैं खूब जान सकती हूँ, लेकिन कवि सम्मेलन में आपका होना, कमल की खुशबू अब और आप सबका विश्वास। गुणों का बिखेरना है, तो आमंत्रित करती हूँ बिना देर किए हुए डॉक्टर राजीव जी को मंच पर आए और अपनी कविता। स्वागत है डॉक्टर राजीव। स्वागत। आइए राजीव। तो मंच को प्रणाम करते हुए मैं सीधे अपनी रचना पे आना चाहूंगा। एक गजल प्रस्तुत है, आजकल की जो परिस्थितियां चल रही हैं उसी विषय पे। स्वागत। जो मन के भाव जो उत्पन्न हुए हैं इसमें प्रस्तुत किए हैं मैंने। जिंदगी इस तरह अगर जाए, जिंदगी इस तरह अगर जाए,
ये बचिया था न मर जाए, जिंदगी इस तरह अगर जाए, ये बचिया था न मर जाए। प्रार्थना है कि भय मिटे जग से, प्रार्थना है कि भय मिटे जग से, ना कोई समय गुजर जाए, ना कोई समय गुजर जाए। तुम नहीं चाहते हो क्या भगवन, तुम नहीं चाहते हो क्या भगवन, लौट कर मौत की लहर जाए, लौट कर मौत की लहर जाए। हौसला दो कि सांस से पहले, हौसला दो कि सांस से पहले, आस ना टूट कर बिखर जाए, आस ना टूट कर बिखर जाए। बहुत सुंदर। धन्यवाद। जिंदगी कुछ तो जीत जाएंगे, जिंदगी कुछ तो जीत जाएंगे, ये व्यवस्था अगर सुधर जाए, ये व्यवस्था अगर सुधर जाए, आदमी प्राणियों में बेहतर है, आदमी प्राणियों में बेहतर है, ये नशा क्यों न अब उतर जाए, ये नशा क्यों न अब उतर जाए। हर चुनौती में लाभ होता है, हर चुनौती में लाभ होता है, अपनी कमियों पे गर नजर जाए, अपनी कमियों पे गर नजर जाए। और अंतिम बंद है, चाहता हूँ खबर सुनूं अच्छी, चाहता हूँ खबर सुनूं अच्छी, मन कहो भाग कर किधर जाए, कहो भाग कर किधर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत अच्छा राजीव जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर राजीव जी, धन्यवाद। सच डॉक्टर राजीव जी, मन कहो भाग कर किधर जाए, कहाँ लेकिन फिर आशावादी एक आशा एक ऐसा शब्द है जो हर दुख दर्द
को पता नहीं कहाँ पीछे को ले जाके फिर आगे खड़ी होती है कि हाँ अभी मैं हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी श्रृंखला में, क्योंकि भारत का समय हमें ध्यान रखना है, मैं आमंत्रित करती हूँ जोशीले कवि, स्थिति परिस्थिति के बिल्कुल सच चित्रण जिनकी कविताओं में स्वागत करती हूँ माध्यम जी का। माध्यम जी आइए। हाँ, बहुत मंच धन्यवाद आपको आवाज लगा रहा है जी। बहुत धन्यवाद। और ये मंच नहीं है, ये एक तरीके से मेरा घर है। और अपने घर में जब अपने सबसे छोटे बच्चे को इतना स्नेह मिलता है तो बहुत खुशी होती है। मैं अभी मंथन कर रहा था, सोच रहा था, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सोच रहा था कि देखिए, ये जीवन और मरण तो परम सत्य है इस प्रकृति का, लेकिन जीवन समाप्त हो जाता है, जीवन जीने की जिजीविषा समाप्त नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिजीविषा हमारी हिंदुस्तानियों की या पूरे विश्व में जिस भी व्यक्ति में उस परमात्मा की एक लौ आत्मा है, वो अपनी जिज्ञासा को नहीं छोड़ रहा है, अपनी उम्मीद नहीं छोड़ रहा है। एक मैंने एक शेर कहा कि ख्वाब ही टूटते हैं, नींद नहीं टूटती है। जो जिनके नेत्र नहीं है, सूरदास जी नेत्रहीन थे, लेकिन फिर भी उन्हें राधा की पायल नसीब हुई देखने को, राधा कृष्ण नसीब हुए देखने को। ख्वाब ही टूटते हैं, नींद नहीं टूटती है, नाबीना लोगों की उम्मीद नहीं टूटती है। तो हम लोग उम्मीद नहीं तोड़ेंगे। और निश्चित रूप से मैं गजल कहता हूँ, प्रेम पर अपनी बात कहता हूँ, लेकिन ये समय है नहीं, ये समय रोने का है। लेकिन फिर भी कवि और कविता का ये उत्तरदायित्व होता है कि विषम से विषमतम परिस्थितियों में सकारात्मकता जो है वो फैलाए चारों तरफ। तो मैं कुछ एक शेर पढ़कर इजाजत चाहूंगा कि तुम जहां हो, सबने अपने अपने प्रियजनों को खोया। एक मैं उससे पहले एक छोटा सा दृष्टांत, जो वास्तविक तथ्य है। हमारे पिताजी वकील हैं, मैंने भी वकालत की, तो हमारे बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे आदरणीय एडवोकेट राधा कमल सारस्वत जी के घर डकैती पड़ी। तो 3 उनके घर के सदस्यों का डकैतों ने मर्डर कर दिया। तो वो 3 लोगों की अंत्येष्टि कर रहे थे, उसके बावजूद किसी ने उनसे क्रिमिनेशन ग्राउंड में पूछा, सांत्वना दे ही रहे थे। तो उनका जवाब देखिए उस मनस्थिति में क्या था कि अरुण बाबू, जो चला गया वो तो ईश्वर का समय का खेल था, लेकिन जो अब बच गया है उसको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करना, ये जीवन है, ये मनुष्यता है। तुम जहां हो, एक लफ्ज आएगा बीनाई, दृष्टि, नजर। तुम जहां हो वहां बीनाई नहीं जाएगी। हमने अपनों को खोया, हम उनको अब नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी तुम जहां हो वहां बीनाई नहीं जाएगी, यानी इन आंखों की तन्हाई नहीं जाएगी। तुम जहां हो वहां बीनाई नहीं जाएगी, यानी इन आंखों की तन्हाई नहीं जाएगी। अब जिसे छोड़ के जाना है चला जाए मुझे, अब जिसे छोड़ के जाना है चला जाए मुझे, इस वजह से सुखन आराई नहीं जाएगी। वहां बीनाई नहीं जाएगी। एक गजल सुनाकर कोशिश करता हूं। देखिए कि गुलों को चाहने वाले चमन की सिमत देखेंगे, गुलों को चाहने वाले चमन की सिमत देखेंगे, मगर खुशबू से वाकिफ लोग तेरी सिमत देखेंगे। गुलों को चाहने वाले चमन की सिमत देखेंगे, मगर खुशबू से वाकिफ लोग तेरी सिमत देखेंगे। सबब कुछ भी नहीं है आपसे आंखें बदलने का, सबब कुछ भी नहीं है आपसे आंखें बदलने का, हमें ये देखना है आप किसकी सिमत देखेंगे। हमें ये देखना है आप किसकी सिमत देखेंगे। फूलों को चाहने वाले चमन की सिमत देखेंगे, मगर खुशबू से वाकिफ लोग तेरी सिमत देखेंगे। वो पहले इश्क सोचेंगे, वो पहले इश्क सोचेंगे जो तुझको देख सकते हैं, ईश्वर को देख सकते हैं। वो पहले, प्रेम ऐसी दवा है जो एक्सपायरी डेट के भी बाद काम में आती है, ये मेरे गुरु आदरणीय कुमार विश्वास साहब कहते हैं। वो पहले इश्क सोचेंगे जो तुझको देख सकते हैं, जो तुझको जान सकते हैं, गजल की सिमत देखेंगे, मगर खुशबू से वाकिफ लोग तेरी सिमत देखेंगे। और नजर पर फर्ज बनता है, नजर पर फर्ज बनता है तुम्हारा मुंतजिर रहना, उम्मीद
नजर पर फर्ज बनता है तुम्हारा मुंतजर रहना, रहेंगे घर के अंदर और गली की सिमत देखेंगे, स्टे होम स्टे सेफ। नजर पर फर्ज बनता है, नजर पर फर्ज बनता है तुम्हारा मुंतजिर रहना, रहेंगे घर के अंदर और गली की सिमत देखेंगे, तुम्हारे बाद दुनिया में बचा क्या है किसे देखें, तुम्हारे बाद दुनिया में बचा क्या है किसे देखें, बहुत देखेंगे तो हम आसमां की सिमत देखेंगे, बहुत देखेंगे तो हम आसमां की सिमत देखेंगे। दो शेर और पढ़ता हूं, फिर उसके बाद इजाजत चाहूंगा कि जो काम हमारा है, जो काम हमारा है यार करते रहेंगे, जो काम हमारा है यार करते रहेंगे, हम प्यार कर रहे हैं प्यार करते रहेंगे, जो काम हमारा है यार करते रहेंगे, हम प्यार कर रहे हैं प्यार करते रहेंगे, ताउम्र तेरा हिज्र मनाएंगे खुशी से, हिज्र सेपरेशन जुदाई, ताउम्र तेरा हिज्र मनाएंगे खुशी से, ताउम्र तेरा इंतजार करते रहेंगे, ताउम्र तेरा इंतजार करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मध्यम जी। जोश जोश खरोश से जिसमें आप कहते हैं कि अभी बहुत कुछ और है देखने के लिए, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आगे अभी हमारे पास समय तो निर्बाध गति से चलता जाता है, हम उसके साथ चलते रहेंगे तो आशाएं जरूर हमारी पूरी होंगी, सपने हमारे पूरे होंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। और इसी कड़ी में आगे मैं बुला रही हूँ अब हमारे समूह की और एक छोटी सदस्य को, उर्सिला जरबंधर, नीदरलैंड से ही हैं और हिंदी के प्रति इतनी रुचि है कि छोटी छोटी वीडियोस बनाकर अपनी रुचि पूर्ण करती हैं, बच्चों को सिखाती हैं और अब कवि और कविताओं में भी रुचि लेने लगी हैं। तो आमंत्रित करती हूँ मंच पर अपने समूह के बीच में उर्सिला को। उर्सिला सभी को नमस्ते। मैं समित्रानंद पंत जी की कविता प्रस्तुत करे जा रही हूँ। कविता का नाम है धरती का आंगन इथलाता। वाह। धरती का आंगन इथलाता, शस्य श्यामला भू को यौवन, अंतरिक्ष में थोड़ी नर्वस, अंतरिक्षित का हृदय लुभाता, अंतरिक्ष का हृदय लुभाता, जो गेहूं की स्वर्णिम बाली, भू का अंचल वैभवशाली, इस अंचल से चिर अनादि से अंतरंग मानव का नाता, अंतरंग मानव का नाता, आओ नए बीज हम बोए, विगत जूहे की बंधन खोए, भारत की आत्मा का गौरव स्वर्ग लोक में भी न समाता, स्वर्ग लोक में भी न समाता, भारत जन रे धरती की निधि, न्यौछावर उन पर सहृदय विधि, दाता वे सर्वस्व दान कर, उनका अंतर नहीं अघाता, उनका अंतर नहीं अघाता, किया उन्होंने त्याग तप वरन, जन स्वभाव का स्नेह संचरण, आस्था ईश्वर की प्रति अक्षय, श्रम ही उनका भाग्य विधाता, श्रम ही उनका भाग्य विधाता, सृजन स्वभाव से हो उर प्रेरित, नव श्री शोभा से उन्मेषित, हम वसुधैव कुटुंब ध्येय रख, हम वसुधैव कुटुंब ध्येय रख, बने नए युग की निर्माता, बने नए युग की निर्माता, धरती का आंगन इथलाता, शस्य श्यामला भू का यौवन, अंतरिक्ष का हृदय लुभाता। थोड़ी नर्वस थी। बहुत सुंदर पढ़ा, बहुत सुंदर, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद उर्सिला, बहुत सुंदर पढ़ा। धरती का आंगन इठलाता, धरती कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। एक फसल कट जाती है, फिर अंकुर आते हैं, फिर ऋतुएं बदलती हैं, फिर वो मानव जीवन के लिए अपने आप को शस्य श्यामला बनाती है। और वसुधैव कुटुंबकम, तो भारत की उदार चरित्रों में हम इस भावना को लेकर चलें
और शायद इसी भावना के बलबूते पर हम इस त्रासदी से भी मुक्ति पा सकते हैं। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ती हूँ, उर्सिला का धन्यवाद करते हुए अपने समूह की सुर कोकिला, शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता, संस्कृत की पंडिता डॉक्टर सोनी वर्मा जी के पास आए और अपनी कविता से इस मंच को कविता स्वागत। धन्यवाद है मैम, और मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। बाकी जो लोग भी सुन रहे हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आस्था, रमा तक्षक जी, उर्सिला, डॉक्टर राजीव जी, उमंग सरीन जी, विश्वास जी, गौतम जी, जिन कुछ लोगों को तो मैं बहुत पहले से सुनते आ रही हूँ, और आज जिन लोगों को मैं पहली बार सुन रही हूँ, उन सभी का कविता सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्रेरणा मिली और उत्साह भी मिला। आज के इस समय में, आज ऐसा देश में ऐसा समय चल रहा है कि हम सभी को कर्ण की तरह दानवीर बनना होगा। जो जिस क्षेत्र में है, जिस तरह का कार्य कर रहे हैं, और जो समय चल रहा है, उसमें आगे बढ़ने के लिए, इस परिस्थिति को संभालने के लिए हमें एकजुट होकर सबके साथ मिलकर बढ़ना होगा, क्योंकि दान से बड़ा कोई गौरव नहीं है, सहायता से बड़ी कोई सेवा नहीं है, और भलाई से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। बहुत खूब, बहुत सुंदर जी। इस संदर्भ से प्रेरित होकर इसी पर आधारित मैं एक अपनी छोटी सी कविता लेकर आई हूँ, जो उम्मीद करती हूँ कि हम सभी को प्रेरणा देगी। स्वागत। आइए। है पुण्य जिसकी आत्मा, उसका न कोई मोल है पुण्य जिसकी आत्मा, उसका न कोई मोल है। जो प्रेम से दान करे, जो प्रेम से दान करे, अर्पण वही अनमोल है पुण्य जिसकी आत्मा, उसका न कोई मोल है। जो प्रेम से दान करे, अर्पण वही अनमोल है। इस विध्वंस काल में दान ही सर्वस्व है। दान बिना सब व्यर्थ है, परोपकार बिना सब निरर्थ है। दान बिना सब व्यर्थ है, परोपकार बिना सब निरर्थ है पुण्य जिसकी आत्मा, उसका न कोई मोल है। जो प्रेम से दान करे, अर्पण वही अनमोल है, अर्पण वही अनमोल है। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैम, छोटी सी कविता, बहुत सार्थक कविता, इतनी गहरी। वास्तव में है पुण्य जिसकी आत्मा, उसका न कोई मोल है। आत्मा स्वयं परमात्मा का अंश है, और उसकी कृपा के बिना। बहुत सुंदर सोनी जी, धन्यवाद प्रस्तुति के लिए। अब मैं स्वयं आ रही हूँ और फिर डॉक्टर गौतम को बुलाऊंगी। स्वागत है। छोटी सी कविता है, चूंकि सुमित्रा नंदन पंत जी के लिए की ही रचित कविता है, और बिल्कुल देखिए भाव सामयिक। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है, और कवि, साहित्यकार, लेखक, रचनाकार कभी भी हर परिस्थिति के लिए उसने कुछ सर्जन किया है, ताकि मानव जीवन पुनः संकट के बाद उसी तरह बहने लग जाए। तो ये उत्साहवर्धक शब्द कह लीजिए, या हमारे जीवन में जो सबके जीवन में समानताएं हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन हमें इनसे ऊपर उठकर, जितनी, जैसे अभी विश्वास जी ने कहा कि मनों में जो है उससे ऊपर उठकर यदि हम निकलें, जैसे कमल रहता है, तो निश्चय ही, मैं ये तो नहीं कहती कि जो चले गए वो हमारे बीच आ सकते हैं, लेकिन उनकी स्मृति के लिए और उनके जो स्वभाव है उसको लेके यदि हम रहें, तो निश्चय ही हमारा जीवन सुगम होता है और दुख से हम उभरते हैं। पंत जी की कविता, मैं नहीं चाहता, पंत जी लिखते हैं, मैं नहीं चाहता, और मैं आज उन्हीं की कविता में बस शब्दों का लिंग परिवर्तन करके यहाँ पर इस कविता को प्रस्तुत करती हूँ।
मैं नहीं चाहती चिर सुख, मैं नहीं चाहती चिर सुख, पर मैं नहीं चाहती चिर दुख, मैं नहीं चाहती चिर सुख, मैं नहीं चाहती चिर दुख। सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। मैं नहीं चाहती चिर सुख, मैं नहीं चाहती चिर दुख। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति सुख से। मानव जग में बट जाए, कवि क्या देखिए प्रार्थना करता है, मानव जग में बट जाए, दुख सुख से और सुख दुख से। मानव जग में बट जाए, दुख सुख से और सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। सुख दुख की निशा दिवा में, सोता जगता जग जीवन। सुख दुख की दिवा निशा में, सोता जगता जग जीवन। यह साँझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, आलिंगन विरह मिलन का। चिरहास अश्रुमय आनंद, रेस मानव जीवन का। चिरहास अश्रुमय आनंद, रे मानव इस जीवन का। मैं नहीं चाहती चिर सुख, मैं नहीं चाहती चिर दुख। बहुत अच्छा। कवि चिर हास अश्रुमय आनंद। तो ये जो हमारा मुख है, कभी दुख है, कभी सुख है, कभी हंसी है और कभी आंसू है। तो आज इस गोष्ठी का यहीं समापन करते हुए मैं एक बार पुनः 5 मिनट के लिए डॉक्टर गौतम जी को आमंत्रित करती हूँ कि हम हंसते हंसते एक दूसरे से आज इस गोष्ठी से विदा लें और फिर हम शांति पाठ करेंगे। और आइए डॉक्टर गौतम। चलिए, मुझे एक बार फिर से आप लोगों ने याद किया, चलिए पढ़ा दो। जो वादा किया तो बहुत अच्छा लग रहा था, इतने अच्छे लोगों को सुन रहा था, मुझे तो सुनने में मजा आ रहा था। करीम जी को सुना, बड़ा आनंद आया। भाई राजीव ने भी बहुत अच्छा सुना, सभी ने बड़ा अच्छा सुनाया। चलिए मैं एक कविता सुनाता हूँ आपको कि कविता कैसे लोग कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग कविता पढ़ रहे हैं। ये भी हास्य की कविता है लोग, ये भी हास्य की कविता है। कैसे कैसे लोग कविता पढ़ रहे हैं कि जैसे हर आदमी के जीवन में सुख होता है, दुख होता है, जैसे हर आदमी के जीवन में सुख होता है, दुख होता है, दिल में प्यार होता है, गुस्सा होता है, कुछ अच्छे बुरे सपने होते हैं, कुछ पराये कुछ अपने होते हैं, ऐसे ही हर आदमी के दिल में बसी होती एक कविता है। और आदमी का प्रोफेशन क्या है ये उसकी कविता से झलकता है। आदमी का प्रोफेशन क्या है ये उसकी कविता से झलकता है। शुद्ध हास्य की कविता है, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत देखी गई लोगों ने। आदमी का प्रोफेशन क्या है ये आदमी का प्रोफेशन क्या है ये उसकी कविता में झलकता है। हमारे एक पुराने यार हैं, पुलिस में है, मतलब थानेदार हैं।
हमारे एक पुराने यार हैं, पुलिस में हैं, मतलब थानेदार हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, हृदय से कवि हैं, बहुत ही अनुभवी हैं, हृदय से कवि हैं। रिवॉल्वर और डंडा भले ही भूल जाते हैं पर कविता की डायरी कभी नहीं भूल पाते हैं। रिवॉल्वर और डंडा भले ही भूल जाते हैं पर कविताओं की डायरिया कभी नहीं भूल पाते हैं। अपराधियों को गालियां भी तरन्नुम में सुनाते हैं, अपराधियों को गालियां भी तरन्नुम में सुनाते हैं। अच्छे अच्छे अपराधी इन्हें देखकर भाग जाते हैं, अच्छे अच्छे अपराधी इन्हें देखकर भाग जाते हैं, क्योंकि पकड़े जाने पर सजा और कविता दोनों पाते हैं। क्या बात। हमारे ये थानेदार मित्र एक दिन थाने में बैठकर अपने हवलदारों को कविता सुना रहे थे। हमारे ये थानेदार मित्र एक दिन थाने में बैठकर अपने हवलदारों को कविता सुना रहे थे। हवलदारों की समझ में नहीं आ रही थी, पर साहब थे ना, इसलिए मुकर्रर किए जा रहे थे। समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन साहब थे इसलिए मुकर्रर किए जा रहे थे। थानेदार की कविता सुनकर हवालात में बैठे एक कैदी ने दाद दी। थानेदार साहब की कविता सुनकर हवालात में बैठे एक कैदी ने दाद दी और वाह वाह बोल दी। थानेदार साहब ने खुश होकर उसकी हथकड़ी खोल दी। थानेदार साहब ने खुश होकर उसकी हथकड़ी खोल दी। हमारे एक रेलवे के कर्मचारी हैं, उन्हें कविताओं की बड़ी भयंकर बीमारी है। आयोजक संयोजक सभी उनसे परेशान है, जो भी उन्हें बुलाता है पछताता है। वो रेलवे की परंपरा को यहाँ भी पूरी तरह से निभाता है। कवि सम्मेलन खत्म होने के 5 घंटे बाद ही पहुंच पाता है। कवि सम्मेलन खत्म होने के 5 घंटे बाद ही पहुंच पाता है। कविता तो आजकल पता नहीं कौन कौन कर रहा है। चौक पर बैठा सब्जी वाला भी कविता के पीछे मर रहा है। चौक पर बैठा सब्जी वाला भी कविता के पीछे मर रहा है। सब्जी वाला खुद को शहर का सबसे वरिष्ठ कवि बताता है। सब्जी वाला खुद को शहर का सबसे वरिष्ठ कवि बताता है। आलू प्याज खरीदने वाले को 3 गजल मुफ्त में सुनाता है। आलू प्याज खरीदने वाले को 3 गजल मुफ्त में सुनाता है। कमाल ये है कि पिछले 20 साल से 3 ही गजल सुनाता है और उन्हें आज भी एकदम फ्रेश बताता है। उन्हें आज भी एकदम फ्रेश बताता है। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर साहब मुझे बहुत सताते हैं। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर साहब मुझे बहुत सताते हैं। शिकायत ये है कि हम उन्हें कवि सम्मेलनों में नहीं बुलाते हैं। शिकायत ये है कि हम उन्हें कवि सम्मेलनों में नहीं बुलाते हैं। हमने उन्हें एक बार एक कवि सम्मेलन में बुलाया था। ये कविताओं के नाम पर श्रोताओं को बहुत सताते हैं। हमारा कवि सम्मेलन 1 घंटे का था, ये तो 2.5 घंटे तक फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं। हमारे एक मित्र सर्जन हैं, जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, हमारे एक मित्र सर्जन हैं, जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, मरीज को अनु मलिक के 5 शेर सुनाते हैं। अनु मलिक के शेर आपने सुने हैं? जी जी। जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, मरीज को अनु मलिक के 5 शेर सुनाते हैं। मैंने एक दिन कारण पूछा तो बोले हम तो मरीज का एनेस्थीसिया का खर्चा बचाते हैं। हम तो मरीज का एनेस्थीसिया का खर्चा बचाते हैं। अनु मलिक 5 साल के बच्चे को भी स्टेज पर ऐसे ऐसे शेर सुनाते हैं कि बड़े बड़े शायर भी उसका मतलब नहीं निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, कविता क्या है? कविता तो एक सद्विचार है, हमारे आपके बीच का प्यार है, बड़ों का स्नेह है, दुलार है। कविता तो कवि की आत्मा है, भाषा का वंदन है। और कविता के इस मंच पर नीदरलैंड में बैठे हुए और पूरे देश में दुनिया में सुन रहे लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत अच्छा, बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और स्वागत करती हूँ अभी डॉक्टर गौतम जी के बाद मैं अभी हमारे भारतीय दूतावास के ही अधिकारी जुड़े हैं हमारे साथ, और कहूँ कि कवि हृदय अधिकारी तो ज्यादा उचित होगा। तो सर, बिना देर किए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, क्यों समय की अपनी बाध्यता है, सीमा है, बढ़ा जा रहा है। आमंत्रित करती हूँ सबके बीच में श्री शिव मोहन सिंह शुभ्र जी, आइए सर। सबसे पहले तो मैं माफी मांगूंगा, थोड़ा देर से, क्या बिल्कुल नहीं देर से जुड़ा, मैं जुड़ना नहीं चाह रहा था, पर गौतम साहब की हाथ से वो सुनना था। सर आपको देख नहीं रहा था तो मुझे लग रहा था कि कहाँ कुछ तो अधूरापन है। आज जी जी बिल्कुल मैं पहुंच गया हूँ। मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन जल्दी से फिर भी एक मैं छोटी सी गजल कहूंगा, जो मैंने स्पेशली अभी जो माहौल चल रहा है और उसमें कई सारे बड़े बड़े साहित्यिक लोग
और कुछ पत्रकार बड़े बड़े, रोहित सरदाना जी, और आप देख रहे होंगे साहित्यकारों में से तो अभी कल ही शेष नारायण जी का जिस तरह से अचानक असामयिक निधन हुआ है, तो उससे एक जो हमारे अंदर जो व्यथा है, वेदना है, मैं उसी के लिए एक तरह से आप मेरी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि भी कह सकते हैं। ये एक गजल के रूप में है, मैं सुनाता हूँ। स्वागत है सर, आइए। तो इस तरह से है गजल का मतलब कि कभी हंसना कभी रोना पड़ेगा, कभी हंसना कभी रोना पड़ेगा, जहर अमृत तुम्हें पीना पड़ेगा। कभी हंसना कभी रोना पड़ेगा, जहर अमृत तुम्हें पीना पड़ेगा। फिर देखिए, हवा की तेज रफ्तारें चले जब, हवा की तेज रफ्तारें चले जब, पुराने पात को झड़ना पड़ेगा। हवा की तेज रफ्तारें चले जब, पुराने पात को झड़ना पड़ेगा, जहर अमृत तुम्हें पीना पड़ेगा। फिर देखिए, सजर की छांव में बैठे हुए सब, सजर की छांव में, सजर की छांव में बैठे हुए सब, मगर एक शाख को गिरना पड़ेगा, मगर एक शाख को गिरना पड़ेगा, जहर अमृत तुम्हें पीना पड़ेगा। वाह। शेर देखिए, आजकल जो हालात हैं कोरोना के कारण, लोग अपनों की ही लाशों का सही तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहे, क्योंकि डर है, दहशत है। और सच पूछिए तो लाश को कंधा देने का तो एक चलन था, एक लोग कहते थे कि चलो मैं इसको कंधा देता हूँ, लेकिन आज वो परंपरा पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। उसी को ध्यान में रखते ये शेर मैंने कहा है, जनाजे को नहीं कंधे मिलेंगे, जनाजे को नहीं कंधे मिलेंगे, जनाजे को नहीं कंधे मिलेंगे, तुम्हें खुद लाश को ढोना पड़ेगा, तुम्हें खुद लाश को ढोना पड़ेगा, जहर अमृत तुम्हें पीना पड़ेगा। और ये शेर देखिए, जिस तरह से लोग इस आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं। मतलब एक आपदा होती है और उसमें लोग अवसर ढूंढना शुरू कर देते, तो वहां से ये शेर मैंने उठाया है, बड़ा खुदगर्ज इंसान बन गया है, बड़ा खुदगर्ज इंसान बन गया है, संभल के अब जरा चलना पड़ेगा, संभल के अब जरा चलना पड़ेगा, जहर अमृत तुम्हें पीना पड़ेगा। और ये शेर देखिए, जहां मायूस सारा हो चला है, किधर भी देखो आप, किसी भी कंट्री में चले जाओ, हिंदुस्तान के किसी हिस्से में चले जाओ, कमोबेश एक तरह की ही परिस्थितियां हैं। जहां जहां मायूस हो सारा चला है, जहां मायूस सारा हो चला है, खुशी के वृक्ष नव बोना पड़ेगा, खुशी के वृक्ष नव बोना पड़ेगा, जहर अमृत तुम्हें पीना पड़ेगा। और ये गजल का आखिरी शेर है। ये जो भी लोग गए हैं उनकी तरफ से मेरी करुणायुक्त विनम्र श्रद्धांजलि है, जो मैं कह रहा हूँ, अभी अभिनय कहाँ पूरा हुआ है। ये दुनिया तो एक रंगमंच है, हम सभी अभिनय करने आते हैं, और ऊपर वाला उस अभिनय को कब बंद कर दे, कब डोर खींच ले, सही माने में किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। वहीं से ये शेर है, अभी अभिनय कहाँ पूरा हुआ है, अभी अभिनय कहाँ पूरा हुआ है, ठहर जाओ तुम्हें रुकना पड़ेगा, ठहर जाओ तुम्हें रुकना पड़ेगा, जहर अमृत तुम्हें पीना पड़ेगा, कभी हंसना कभी रोना पड़ेगा, जहर अमृत तुम्हें पीना पड़ेगा। बहुत अच्छा है शिव जी, बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर भाव सर। सर के इस काव्य पाठ के बाद हम फिर मिलेंगे, फिर काव्य सम्मेलन होते रहेंगे। आशा करती हूँ हम सब इस दुख से, इस त्रासदी से उभरे और मन में फिर अलग रोमांच भरे। कार्यक्रम बिल्कुल समाप्ति की ओर है और मैं यहाँ एक बार धन्यवाद देना चाहूंगी आए हुए सभी कवि कवित्रियों का, उनकी रचना प्रस्तुतियों का, और यहाँ नीदरलैंड में भारतीय राजदूत महामहिम श्री प्रदीप कुमार जी रावत एवं गांधी केंद्र की निर्देशिका प्रोफेसर निर्मला शर्मा जी के उत्साहवर्धन
निर्देशन का आभार प्रकट करते हुए मैं अपने सहयोगी श्री शिव मोहन जी का धन्यवाद, विश्वास जी का धन्यवाद करते हुए और सभी उन श्रोताओं का जो हमसे FB लाइव पर जुड़े हैं और या हमारे YouTube चैनल पर देखेंगे, गांधी केंद्र के YouTube पर पुनः मिलने की क्या कहूँ, वायदा करते हैं। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे और ईश्वर करे हम सब एक अच्छी मनस्थिति में मिलें। जैसे आज हम जुड़े हैं, बैक स्टेज क्या हो रहा है ये हम बाद में कभी चर्चा करेंगे तो पता चलेगा। तब तक हम सब अपना ध्यान रखें, हम सब स्वस्थ रहें और हाथ जोड़ लीजिए शांति प्रार्थना के लिए और हम सब गा सकते हैं उसके बाद। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, जल में थल में और गगन में, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में, औषधि वनस्पति वन उपवन में, सकल विश्व में जड़ चेतन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति राष्ट्र निर्माण सजन में, नगर ग्राम में और भुवन में, जीव मात्र के तन में मन में और प्रकृति के हो कण कण में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन